इतना मत गिर, इसमें हमारा कुछ नहीं जा रहा, तू खुद गिर रही है, तेरी गिरी हुई हरकतें सामने आ रही है कि तू अपनी इज्जत के चिथड़े उड़वा रही है। जो चीज किसी के दिमाग में भी नहीं है, तू वो लोगों को खुद दिखा रही है कि मैं इतनी गिरी हुई हूं कि मैं इनके ऊपर केस डलवाने के लिए अपनी इज्जत को ऐसे 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 उछालूंगी। उछाल दे, बढ़िया है, अपने पैर खुद कुल्हाड़ी पे ले जाके मार रही है तू। हमें तो अश्लील वीडियो बनाने, ऑडिट करने ये सब आते ही नहीं है, तेरे दिमाग इतना कैसे चलता है ये अश्लील वीडियोस वाला। हम बेटी वाले हैं भाई, हमें डर लगता है भगवान से, हम भगवान को मानने वाले लोग हैं। तू चिंता मत कर जी। इसने लिखा है प्रार्थना नंबर 2 ने इस औरत की कॉल डिटेल किसी पुलिस कर्मचारी की मदद से निकलवा ली है। बहना, अगर कहीं ऐसा होता हो ना कि जानकारी से ऐसे कॉल डिटेल्स निकाली जाती हो तो प्लीज़ मुझे बता दियो, मेरे को बहुत सारे बंदों की निकलवानी है। ठीक है, तो ऐसा फर्स्ट ऑफ ऑल ये तू मेरे पे इल्ज़ाम नहीं लगा रही है, ये पुलिस वालों पे इल्ज़ाम लगा रही है कि भाई वो ऐसे उन्होंने कॉल डिटेल निकलवा दी है। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा हुआ ना तो फंस जाएगी, ध्यान रखियो, मुंह उतना खोलियो जितना ओट सके। पुलिस में मेरी अच्छी जान पहचान है और मैं इसको बार बार धमकियां देती हूँ। मैं पुलिस की साजबाज से इसको घर से निकलवा रही हूँ। ओके, 12/1/2023 को प्रार्थिया दोबारा से, मैंने बताया ना 9 जनवरी को ये गई थी, 12 तारीख को ये अपने यहाँ पे हमारे घर पे आई है, अपनी ससुराल में अपने कपड़े, जेवरात, स्कूटी और मोबाइल फोन, स्त्रीधन वगैरह लेने के लिए गई। तो आरोपी गण ने प्रार्थिया के साथ गाली गलौज की, मार पिटाई की और घर से निकाल दिया। अपना उक्त सामान भूल जा, यहाँ पर दोबारा सामान लेने आई तो तुझे जान से मार देंगे। सीरियसली, हम तुझे जान से मार देंगे। बहन, मेरे भाई के जाने के 6 महीने बाद तक तू हमारे को टॉर्चर करती रही, अब भी कर रही है। जान से हमने तेरे को तब नहीं मारा जब तू हमारे ही घर पे रह रही थी, अब हम तेरे को तेरे घर में घुस के जान पे मार देंगे, जान से मार देंगे। भाई, हमारे घर में कोई मर्डरर नहीं है, मर्डरर तुम्हारे घर में है, तो तेरे को चिंता होनी चाहिए कि वहीं वहीं कहीं तेरा कोई मर्डर ना कर दे। हमारे यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो किसी को जान से मार दे, ना हमारी इतनी औकात, हम तो किसी कुत्ते का जख्म भी नहीं देख सकते, समझी। सड़क पे पड़ा हुआ कोई जानवर भी हमें दिख जाए, हम उसका भी इलाज कराने की कोशिश करते, तो तेरे जैसी को मार के हमने अपने कर्म खराब थोड़ी करने हैं। बहन, तेरा तो बहुत बुरा हाल लिखा है। इतनी आसानी से तू सोचे ना कि तेरे को इस जन्म में मुक्ति मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। तेरा तो इतना बुरा हाल होगा, ऑन रिकॉर्डिंग है ये। तू कितनी बहनों की बद्दुआएं ले रही है। एक माँ जो दिन रात अपने बेटे की तस्वीर देख देख के रोती है ना, वो सब हम फेस करते हैं, मैं फेस करती हूँ। मैं डेली जाती हूँ अपनी माँ के पास, मैं सोचती हूँ कि मैं ना रहूँ, मेरी माँ सोचती है कि मैं ना रहूँ इसके आगे। जब वो तस्वीर टंगी हुई हम अपने घर में देखते हैं ना, एक एक चीज़ याद आती है कि जैसा भी था एटलीस्ट घर में घुसते थे ना भाई, हमें नजर आता था, रौनक थी घर में। उस घर की रौनक खाई है तूने। तुझे क्या लगता है तुझे कोई जान से मार देगा और तुझे आसानी से मौत मिल जाएगी? मेरा भाई जिंदगी और मौत से लड़ा है, वो तुझे भी पता है वो कैसे लड़ा है। मैं यहाँ वीडियो दिखाऊंगी, वो तड़पता था, लिटरली तड़पता था, वो इतना तड़प तड़प के गया है तेरी वजह से। तू सोच तेरा क्या हाल होने वाला है। वो तो फिर भी अपनी मुक्ति पा गया होगा, क्योंकि हमने लास्ट टाइम तक उसके साथ भगवान के जाप की है। लेकिन तेरा क्या होगा, तेरे ये परिवार वाले तेरा साथ छोड़ जाएंगे जो आज पैसों के लिए तेरे साथ हैं। ये बहनों की बद्दुआ है। तो अभी मैं आपसे बात ही कर रही थी कि इसी बीच ना लॉयर का के कॉल आ गया था कि हमने जो सिविल केस फाइल किया हुआ है कि हमारी प्रॉपर्टी में एंटर ना करें मम्मी की सेफ्टी के लिए, तो उसकी नेक्स्ट डेट हमें मिल गई है। इन्होंने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट उसमें दिखा दी है और उसके लिए हम अब आर्ग्यूमेंट होगा नेक्स्ट 8वें महीने में। तो अभी फिलहाल मैं आपको आगे बताती हूँ एफआईआर में क्या लिखा है। इसने लिखा है कि उक्त घटना के बाद ये औरत अपने मायके में कुछ दिन रही और फिर अपने मोबाइल फोन और स्कूटी लेने के लिए अपने ससुराल गई। भाई, तू बार बार अपने ससुराल आ रही है, वहां रहती है तू मायके में, तू खुद ही इसमें प्रूफ कर चुकी। तू अपने मायके में रही, तू बार बार अपने ससुराल आ रही, तो पुलिस वालों को लेके क्यों नहीं आती? तो मरने पिटने गाली गलौज खाने के लिए खुद अकेली आ जाती है। तेरा वो दहेज का सामान जो बेड वेड टूटा फूटा शीशा वीशा जो भी फ्रिज व्रिज मेरे बाप का दिलाया हुआ जो भी वहां पर पड़ा है, तू ले जा, तेरे को पहले तो किसने मना नहीं किया। और तू सामान उठाने अकेली आ जाती, तो हर बार हमसे पिट के चली जाती है। और तू कहीं सिविल हॉस्पिटल वगैरह में जाके कोई कंप्लेन भी नहीं करती, कोई एमएलआर भी तेरी नहीं करती, तो हमसे हर बार आके पिट के चली जाती है। किसी पुलिस वाले को लेके आया कर बहन, नेक्स्ट टाइम तू पिटेगी भी नहीं और तेरा सामान भी तेरे को मिल जाएगा। तो ये सामान वाली बात भी मैं आगे आपको बताऊंगी क्या है।
तो ये मेन उसने लगा रखे हैं छेड़खानी के, डोमेस्टिक वायलेंस पे, स्त्री धन इसका ना देने पे, स्त्री धन के नाम पे इसके कुछ बर्तन, एक वॉशिंग मशीन, एक फ्रिज है जिसकी ईएमआईज मेरे पापा ने पे की थी, एक एसी है जो मेरे भाई की कमाई से आया था। जिया जी तेरा पक्ष तभी ले रहे थे जब तक तू पैसों की नाट रही थी। अब जब उनको आज महसूस हुई ना ये बात, वो बार बार तेरे को एक ही बात करके गए हैं, पैसा तो छोड़ दो, छोटे छोटे एसी सोफे तक भी गिना गए। ये हम थोड़ी सोए मेरे को मैंने ये जरूर कहा था कि भाई उन्होंने कहा कि यार तुमने सामान लेना है या सामान का पैसा लेना है। मैंने कहा मेरी बात सुनो, ना तो उनके पास है, मुझे सामान ही चाहिए मेरा। तो अगर मैं अलग हो जाती तो मुझे सामान ही चाहिए। उन्होंने पूछा क्या है, मैंने ये पूछा, मैंने ये नहीं कहा कि मेरे दहेज में मैंने एसी लिया ये लिया, बस ये कहा मैंने। चल एसी की बात, एसी तू ले जा, हमें तो तेरे को पता है मम्मी ना तो बिल भर सकती, हमारे पास भगवान की दया है। अब सुन मेरी बात, एसी तुमने लिए, सोया कौन, बिल किसने भरे? अधिकतर को एक आता तो मुझे पता नहीं तुमने भरा हो तो 2 भरती हो, 4 मम्मी भी भरती होगी। मैं ये कह चुकी हूँ है ना, रवि ने एसी की किस्तें किसने भरी थी? एसी की किस्तें तो इन्होंने भरी, मुझे पता नहीं है एसी कहाँ से आया। फ्रिज की यानी कि फतेहाबाद का एसी है, फतेहाबाद से। ठीक है, तुम्हारे दहेज में तो नहीं आया? नहीं आया। सोफा था, मम्मी ने घर पे सोफे पे मेहमान बिठाए हैं, हमारे घर पे सोफा मुझे तो नहीं दिखा। मैं तो रोका है इनके माँ बाप को, मैं क्या कुछ ना दो, हमारे पास सब कुछ है। हम तो ये कह रहे हैं तेरे को इस घर में से, चलेंगे छोड़ो, तेरे को इस घर में से जो सामान दिख रहा है, जो A to Z, मैं कहती हूँ मम्मी का हो चाहे तेरा हो, हमारा तो सोने जैसा बेटा चला गया, भाई चला गया, तेरे को जो सामान दिख रहा हो जिसपे हाथ रखेगी वही सामान उठा जा, हमारे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और एक बेड है और छोटा मोटा ऐसे कपड़े वपड़े होंगे जो हमें नहीं पता है, जो भी सामान है इसका ऊपर रखा हुआ है एज इट इज़। तो जी हम डीएसपी ऑफिस में जाते हैं, अब मैं आपको आगे की बताती हूँ। डीएसपी ऑफिस में जाते हैं तो ये औरत इतने गंदे वर्ड्स वहाँ पे यूज़ करती है, इसने प्रॉपर मतलब ना लो कैटेगरी की लेडीज होती है ना, वो वर्ड इसने वहाँ पे यूज़ किए जिसको सुन के डीएसपी सर को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने बोला कि अपनी आवाज़ नीचे और शब्दों को सही सोच समझ के इस्तेमाल करो, नहीं तो ये तुम्हारे खिलाफ भी जा सकता है, ये रिपोर्ट आपके खिलाफ नेगेटिव बन सकती है। तो जो बात उसने हम पे एलिगेशंस लगाने थे हम पे लगा दिए, हमने भी इन पे एलिगेशंस जो हमारे पास प्रूफ्स थे हमने सर को बोल दिया। सर बोले कि आप अपने प्रूफ्स हमें पेन ड्राइव में दे दो, ये अपने दे देगी। तो वहाँ पे हमने जब ये दिखाया कि वो जो शॉप है वो पापा की नहीं, मकान जो है वो पापा का नहीं है और रजिस्ट्री नहीं है उसकी मकान की, तो इनके जो सो कॉल्ड लीगल एडवाइजर जो अचानक से इनके चाचा जी नए नए पैदा हो गए हैं रवि की डेथ के बाद, उससे पहले रवि बीमार था, हॉस्पिटल में था, कभी इनके चाचा जी नहीं आए, अचानक से पैदा हो जाते हैं और वो आते हैं, वो कहते हैं मैं लीगल एडवाइजर और रिश्ते में मेरी बेटी लगती है। तो आपकी बेटी लगती है, उन्होंने कहा, उन्होंने इनकम टैक्स का पेपर दिखाया हमारा, प्रॉपर्टी टैक्स का, कि ये देखो जी इस पे नाम पापा का है। इतना बड़ा लीगल एडवाइजर है, तेरे को ये नहीं पता कि प्रॉपर्टी टैक्स की बजाय वहाँ पे रजिस्ट्री के पेपर दिखाने चाहिए थे? नेक्स्ट टाइम आए तो वहाँ पे ना रजिस्ट्री के पेपर लेके आइए मकान के। इससे एक फ़ायदा हो जाएगा, एक तो हमें हमारी मकान की रजिस्ट्री बनवाने का पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और हमारे मकान की रजिस्ट्री भी हमें मिल जाएगी। तो अगर तेरे बस में हो, तू लीगल एडवाइज़र है ना अच्छा सा, तो वो हमें ला दियो, फिर ना हम ना इस मकान को सेल कर देंगे। अगर रजिस्ट्री तुझे मिल जाती है ना इस मकान की, तो इस मकान को हम सेल कर देंगे और 5th हिस्सा तेरी सो कॉल्ड बेटी को हम दे देंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम अगर आए तो फुल प्रूफ के साथ आया कर। तो जी इसने वहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स का वो दिखाया, तो हमने कहा सर ये प्रॉपर्टी टैक्स पे पापा का नाम ज़रूर है, आप करवा सकते हैं इंक्वायरी, रजिस्ट्री किसी के भी नाम पे नहीं है इस मकान की, एल्स हम इस मकान को बेच के हमारी माँ को अपने साथ ले जाते, शांति से उसके चंद जो आने वाले साल हैं अपने साथ अच्छे से उसको रखते। मकान नहीं बिक सकता है तो इसको हिस्सा हम देने में असमर्थ हैं, क्योंकि कमाने वाली अकेली मेरी माँ है, उसको 4 लाख रुपए अपने बेटे के इलाज में जो लगे हैं, जो उसके अंतिम संस्कार में भी जो लगे हैं, वो कर्जा भी उसको उतारना है। तो हम अभी असमर्थ, मम्मी तो नहीं दे सकती है, मतलब वो आप लोग समझदार हो, एक 60-65 साल की औरत, आप मेरे ब्लॉग्स में देख ही सकते हो। और मुझे ना बड़ा फक्र है कि मेरी माँ इस उम्र में भी मेहनत करके कमा रही है। कुछ गिरे हुए लोग, कुछ गिरी हुई माएँ ये सोचती हैं किसी और के बेटे को मार के उनसे लाखों की गड्डियाँ निकलवा लो, कब तक खाओगे? शर्म से डूब मरो, तुम्हारी आगे आने वाली औलादों का फ्यूचर तुम खराब कर रहे हो, ठीक है? चलो एनीवेज हम कोई नहीं होते हैं, मैं आपको बता रही थी। हम डीएसपी ऑफिस में गए तो वहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स का पेपर दिखाया गया, सर ने कहा आप अपने प्रूफ दे दो, हम अपने प्रूफ दे देंगे, इंक्वायरी होएगी प्रॉपर, अगर केस में दम लगता है तो हम आगे केस फाइल करेंगे, एल्स केस को हम कैंसिल कर देंगे। तो जी सर के पास इनके 2 बंदे वहाँ पे रुक जाते हैं, हम बाहर आ जाते हैं। इनके साथ आई औरतें इतनी बदतमीजी करती हैं, सच नहीं छुपता, सच नहीं छुपता, मैं आपको पहले वाले ब्लॉग में बता चुकी हूँ।
हम चुप खड़े रहते हैं और उसके बाद सर हमें अंदर बुलाते हैं उनके 2 लीगल एडवाइजर्स के सामने ही, और सर हमसे कहते हैं कि आप इनका सामान दे दो। तो वो बंदे कहते हैं जी सामान नहीं दे रहे, और इन्होंने इसको बंदी बना के रखा हुआ है। बंदी बना के रखे हुए से मुझे एक बात याद आई, सही कह रही है ये, हमने इसको बंदी ही बना के रखा हुआ था। वो औरत जिसका पति जिसको ये दारू पिला के सुबह से शाम तक सुला देती थी, ऐश करती थी, हमारा गर्दी करती थी, फ़ोनों पे लगी रहती थी, अब उसके हाथ में फ़ोन नहीं है। अच्छा, वो औरत जो गलियों में घूमती थी अपनी सहेलियों के पास, जिसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, किसी के साथ भी रात को 12-1 बजे बातें कर रही है, दिन में 2-2 3-3 बजे, रात को 2-2 3-3 बजे कर रही है, उस बेचारी को अब हमारा आना जाना पसंद नहीं हो रहा था, क्योंकि भाई की अभी अभी डेथ हुई थी, तो हम ज़्यादातर मम्मी के घर पे ही बैठते थे, मम्मी को संभालना था, आना जाना लगा हुआ था। ये बेचारी फ़ोन नहीं कर पा रही थी, इससे कोई मिलने इसका यो दोस्त नहीं आ पा रहा था, जो कि इतने कंसर्न थे, रात को 2-2 3-3 बजे इससे बातें करते थे, वो बेचारे ही नहीं आ पा रहे थे। अच्छा जी, तो फिर तो बंदी तो इसको लगना ही था ना कि इसको बंदी बना के रखा हुआ था, बंदी बना के रखा हुआ था। हमने फिर बार बार ये जिद क्यों कर रही है कि इसको इसी घर में रहना है? अगर बंदी बना के रखा हुआ था, इसको हमसे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये जाके कहीं नौकरी कर ले, अपनी जिंदगी आज़ादी से जिया। हम तो चाहते ही यही थे, हम रिटर्न में देते हैं बहना, तेरे को कहीं भी चाहिए ना तेरे को, मैं अपने घर के पूरे खानदान वालों से लिखवा के दूंगी कि हमारे घर में से कोई तेरी तरफ देखेगा तो दूर की बात है, थूकेगा भी नहीं तेरी तरफ। तू जा तो सही, बंदी बना के तो रखना तेरे को लगेगा ही क्यों? घर में रह रही थी, काम करना पड़ रहा था, है ना, लोगों के आगे नाटक करना पड़ रहा था, वो आंसू जो तेरे निकल नहीं रहे थे उनको तू निकाले कैसे? तेरे को नाटक करना पड़ रहा था, है ना। अब तेरे को नाटक नहीं हो रहे तेरे से, तू बंदी बना के रखी हुई थी। तो जिसकी आज़ादी चली जाती है, जिसकी अय्याशियाँ खत्म हो जाती हैं, जिसके यार दोस्तों से वो बात ना कर पा रही हो, तो उसको तो ऐसा लगेगा बंदी बना के। एनीवेज, सर ने खुद हमारे फेवर में ये बात बोली कि सामान के लिए इन्होंने पिछली बार भी मेरे सामने हाँ भरी थी कि आप सामान ले जाओ, लेकिन ये सामान लेने नहीं आए थे। तो जी फाइनली डिसाइड हुआ कि सामान अगले ही दिन मतलब इसको दे दिया जाए, देर ना करी जाए, जितनी जल्दी मनहूसियत घर से निकले उतना ही अच्छा है। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम इसको नेक्स्ट डे सामान दे देंगे। गैस करो व्हाट? इसमें लिखा हुआ है मेरा स्त्री धन मेरे को ले जाने नहीं देते। हमने एसपी सर के आगे प्रॉपर हाँ भरी, डीएसपी सर के आगे सॉरी हाँ भरी कि आप अपना सामान ले जाओ। हमारी इतनी औकात तो नहीं हम डीएसपी सर के आगे झूठ बोल देंगे, है ना। पुलिस वालों को लेके आने के लिए हमने कहा कि तू अपने साथ पुलिस वाले लेके आ।